अध्याय 28। भारत में ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों और पहले के आक्रमणकारियों के बीच मुख्य अंतर यह था कि पहले के आक्रमणकारियों में से किसी ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया या भारत के धन को श्रद्धांजलि के रूप में नहीं लिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना और संचालन ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के हितों द्वारा निर्धारित किया गया था। इतिहासकारों के अनुसार 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में विश्व अर्थव्यवस्था का लगभग 23% हिस्सा था। भारत को आजादी मिलने पर यह हिस्सा घटकर लगभग 3% रह गया। ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव का विस्तृत सर्वेक्षण इस प्रकार है। विऔद्योगीकरण, कारीगरों और हस्तशिल्पियों का विनाश। एक तरफा मुक्त व्यापार। 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद ब्रिटिश नागरिकों के लिए एक तरफा मुक्त व्यापार की अनुमति देने के बाद सस्ते और मशीन निर्मित आयातों की भारतीय बाजार में बाढ़ आ गई। दूसरी ओर भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करना कठिन होता गया। भारतीयों पर लगभग 80% टैरिफ लगाया गया। विचारों। दुख। वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कोई समानांतर पाता है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सूती बुनकरों की हड्डियां ब्लीच कर रही हैं। विलियम बेंटिंक। पृथक आत्मनिर्भर गांव के कवच में छेद किया गया था। स्टील रेल और उसका जीवन खून बह गया। D.H. बुकानन। ताकि भारतीय कपड़ा सस्ता न हो सके। 1820 के बाद यूरोपीय बाजार भारतीय निर्यात के लिए लगभग बंद हो गए थे। सस्ते ब्रिटिश निर्मित कपड़े ने भारतीय बाजार में बाढ़ ला दी। नए शुरू किए गए रेल नेटवर्क ने यूरोपीय उत्पादों को देश के दूर दराज के कोनों तक पहुंचने में मदद की। शुद्ध निर्यातक होने से भारत शुद्ध आयातक बन गया। आधुनिक औद्योगिकरण की ओर कोई कदम नहीं। परंपरागत आजीविका का नुकसान भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया के साथ नहीं था, जैसा कि उस समय के अन्य तेजी से औद्योगिक देशों में हुआ था। इसके परिणामस्वरूप उस समय भारत का विऔद्योगिकरण हुआ जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति फिर से तेज हो रही थी। यह ऐसे समय में हुआ जब भारतीय कारीगर और हस्तशिल्पी पहले से ही राजकुमारों और कुलीनों द्वारा संरक्षण के नुकसान के कारण संकट महसूस कर रहे थे, जो अब नए पश्चिमी स्वाद और मूल्यों के प्रभाव में थे। ग्रामीणीकरण। विऔद्योगिकरण की एक अन्य विशेषता कई शहरों का पतन और भारत के ग्रामीणीकरण की प्रक्रिया थी। कई कारीगरों कम रिटर्न और दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ा। बंगाल में कंपनी के शासन के दौरान कारीगरों को कम मजदूरी का भुगतान किया जाता था और अपने उत्पादों को कम कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। अपने व्यवसायों को छोड़ दिया, गांवों में चले गए और कृषि में चले गए। इससे जमीन पर दबाव बढ़ गया। एक अतिभारित कृषि क्षेत्र ब्रिटिश शासन के दौरान गरीबी का एक प्रमुख कारण था और इसने गांव की आर्थिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। किसान की दरिद्रता। सरकार, जो केवल लगान को अधिकतम करने और राजस्व के अपने हिस्से को हासिल करने में रुचि रखती थी, ने स्थायी लागू किया था। राय। अधिकांश औपनिवेशिक युग के लिए भारत के निर्माण की कहानी बेदखली, विस्थापन और हार की थी। भारत के वस्त्रों के साथ जो हुआ वह पूरे बोर्ड में दोहराया गया। सुंदरलैंड द्वारा वर्णित महान विनिर्माण राष्ट्र से भारत कच्चे माल और खाद्य पदार्थों, कच्चे कपास के साथ साथ जूट, रेशम, कोयला, अफीम, चावल, मसालों और चाय का एकमात्र निर्यातक बन गया। इसके निर्माण के पतन और इसके निर्यात रोस्टरों से विनिर्मित वस्तुओं के उन्मूलन के साथ विश्व विनिर्माण निर्यात में भारत का हिस्सा ब्रिटिश शासन के तहत 27% से गिरकर 2% हो गया। शशि थरूर। इन एन एरा ऑफ डार्कनेस। बड़े हिस्से में निपटान प्रणाली। भूमि की हस्तांतरणीयता नई बंदोबस्त की एक विशेषता थी जिसने भूमि पर अपने सभी पारंपरिक अधिकारों को खोने वाले काश्तकारों के लिए बड़ी असुरक्षा का कारण बना।
भूमि उत्पादकता में सुधार पर सरकार द्वारा बहुत कम खर्च किया गया था। बढ़ी हुई शक्तियों के साथ जमींदारों ने संक्षिप्त बेदखली का सहारा लिया, अवैध बकाया की मांग की और उत्पाद में अपने हिस्से को अधिकतम करने के लिए बेगार किया और इस तरह कृषि के सुधार के लिए निवेश करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। जमींदारों को अपना बकाया चुकाने में सक्षम होने के लिए अतिभारित किसानों को साहूकारों के पास जाना पड़ा। साहूकार, जो अक्सर गांव का अनाज व्यापारी भी था, ने किसान को अपना बकाया चुकाने के लिए उपज को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया। शक्तिशाली साहूकार न्यायपालिका और कानून को अपने पक्ष में करने में भी सक्षम था। सरकार, जमींदार और साहूकार के तिहरे बोझ के तहत किसान अंतिम पीड़ित निकला। अकाल और अभाव के समय उनकी कठिनाई बढ़ गई। यह जमींदारी क्षेत्रों के लिए उतना ही सच था जितना कि रैयतवारी और महलवारी प्रणालियों के तहत क्षेत्रों के लिए। किसान भूमिहीन हो गया। बिचौलियों का उदय, अनुपस्थित जमींदारवाद, पुराने जमींदारों का विनाश। 1915 तक बंगाल की कुल भूमि का आधा हिस्सा नए हाथियों व्यापारियों, साहूकारों और अन्य धनवानों के हाथों में चला गया था। कस्बों में रहने वाले वर्ग, नए जमींदारों ने बढ़ी हुई शक्तियों के साथ, लेकिन नए निवेश के लिए बहुत कम या कोई रास्ता नहीं होने के कारण भूमि हथियाने और उपाक्रमण का सहारा लिया। भुगतान किए जाने वाले बिचौलियों की संख्या में वृद्धि ने अनुपस्थित जमींदारी को जन्म दिया और किसानों पर बोझ बढ़ा दिया। चूंकि भूमि की मांग अधिक थी, कीमतें बढ़ गईं और किसानों की देनदारियां भी बढ़ गईं। काश्तकारों के साथ कोई पारंपरिक या परोपकारी संबंध नहीं होने के कारण जमींदार के पास कृषि के सुधार में निवेश करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था। के हित, जमींदार केवल ब्रिटिश शासन को कायम रखने और राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करने में लगे रहे। कृषि का ठहराव और बिगड़ना, कृषक के पास कृषि में निवेश करने के लिए न तो साधन थे और न ही कोई प्रोत्साहन। जमींदार की जड़ें गांवों में नहीं थीं, जबकि सरकार कृषि, तकनीकी या जन शिक्षा पर बहुत कम खर्च करती थी। इन सब बातों के साथ साथ उपसंक्रमण के कारण भूमि के विखंडन ने आधुनिक तकनीक को पेश करना मुश्किल बना दिया, जिससे उत्पादकता का स्तर लगातार कम हो गया। अकाल और गरीबी, अकाल की नियमित पुनरावृत्ति भारत में दैनिक अस्तित्व की एक सामान्य विशेषता बन गई है। यह अकाल केवल खाद्यान्न की कमी के कारण नहीं थे, बल्कि भारत में औपनिवेशिक ताकतों द्वारा शुरू की गई गरीबी का प्रत्यक्ष परिणाम थे। 1850 से 1900 के बीच लगभग 2.8 करोड़ लोग अकाल में मारे गए। भारतीय की मार्केटिंग, कृषि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्ति कृषि के व्यावसायीकरण का उदय था। अब तक कृषि एक व्यावसायिक उद्यम के बजाय जीवन का एक तरीका था। अब कृषि व्यावसायिक विचारों से प्रभावित होने लगी। कुछ विशेष फसलें गांव में उपभोग के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिक्री के लिए उगाई जाने लगी। कपास, जूट, मूंगफली, तिलहन जैसी वाणिज्यिक फसलें। राय, कंपनी के नौकरों ने मूल निवासियों को महंगा खरीदने और सस्ते में बेचने के लिए मजबूर किया। इस प्रकार कलकत्ता में बहुत अधिक संपत्ति तेजी से जमा हो गई, जबकि 30 लाख इंसान बदहाली की हद तक सिमट गए। उन्हें इस तरह के अत्याचार के तहत कभी जीना पड़ा नहीं था। मैकॉले, गन्ना, तंबाकू आदि खाद्यान्नों की तुलना में अधिक लाभकारी थे। फिर से मसालों, फलों और सब्जियों जैसी फसलों की खेती एक व्यापक बाजार को पूरा कर सकती है। शायद व्यावसायीकरण की प्रवृत्ति वृक्षारोपण क्षेत्र में विकास के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, अर्थात चाय, कॉफी, रबर, नील आदि में, जो ज्यादातर यूरोपीय लोगों के स्वामित्व में थी और उपज व्यापक बाजार में बिक्री के लिए थी।
व्यावसायीकरण और विशेषज्ञता की नई बाजार प्रवृत्ति को कई कारकों द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार, प्रतिस्पर्धा और अनुबंध द्वारा प्रथा और परंपरा का प्रतिस्थापन, एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का उदय, आंतरिक व्यापार का विकास, रेल और सड़कों के माध्यम से संचार में सुधार और ब्रिटिश वित्त पूंजी आदि के प्रवेश द्वारा दिए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। भारतीय किसानों के लिए व्यावसायीकरण एक मजबूर प्रक्रिया लग रहा था। उनके जीवन निर्वाह के स्तर को देखते हुए वाणिज्यिक फसलों में निवेश करने के लिए उनके पास शायद ही कोई अधिशेष था, जबकि व्यावसायीकरण ने भारतीय कृषि को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रुझानों और उनके उतार चढ़ाव से जोड़ा। उदाहरण के लिए 1860 के दशक के कपास ने कीमतों को बढ़ा दिया, लेकिन इससे ज्यादातर बिचौलियों को फायदा हुआ, और जब 1866 में कीमतों में गिरावट आई, तो इसने काश्तकारों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जिससे देश में भारी कर्ज, अकाल और कृषि दंगे हुए। 1870 के दशक में डेक्कन। इस प्रकार कृषक शायद ही नए व्यावसायीकरण की प्रवृत्ति से बेहतर तरीके से उभरा। उद्योग का विनाश और आधुनिक उद्योग का देर से विकास। भारतीय उद्योग लगातार नष्ट हो गया था। भारत की कपड़ा प्रतियोगिता का विनाश इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। भारत का औद्योगिकरण। अंग्रेजों ने भारतीय वस्त्रों के लिए पाउंड में भुगतान करना बंद कर दिया, इसके बजाय बंगाल से प्राप्त राजस्व से और बहुत कम दरों पर भुगतान करना चुना। इस प्रकार किसानों को और अधिक गरीब बना दिया। एक संपन्न जहाज निर्माण उद्योग को कुचल दिया गया था। पश्चिमी तट पर सूरत और मालाबार और पूर्वी तट पर बंगाल और मसूलीपट्टनम अपने जहाज निर्माण उद्योगों के लिए जाने जाते थे। कंपनी द्वारा अनुबंधित ब्रिटिश जहाजों को व्यापार मार्गों पर एकाधिकार दिया गया था, जबकि तट पर चलने वाले भारतीय व्यापारी जहाजों को भी भारी शुल्क का सामना करना पड़ा था। 1813 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक कानून ने 350 टन से कम के जहाजों को भारत से ब्रिटेन के बीच नौकायन से प्रतिबंधित कर दिया। इसने प्रभावी रूप से भारत ब्रिटिश व्यापार मार्गों पर बंगाल निर्मित जहाजों के एक बड़े हिस्से को कमीशन से बाहर कर दिया। 1814 में एक और कानून पारित किया गया था, जिसके तहत भारतीय निर्मित जहाजों को ब्रिटिश पंजीकृत जहाजों के रूप में मानने से इनकार कर दिया गया था, जो अमेरिका और यूरोपीय महाद्वीप के साथ व्यापार कर सकते थे। इसलिए भारतीय शिपिंग उद्योग की गिरावट सुनिश्चित हुई। अंग्रेजों ने भारतीय इस्पात उद्योग को बढ़ने नहीं दिया। टाटा जैसे उद्योग, जिन्होंने आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में बहुत परेशानी के बाद स्टील का उत्पादन शुरू किया, ब्रिटिश उपयोग के लिए उच्च स्तर के स्टील का उत्पादन करने के लिए मजबूर होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया। फर्में एक ही समय में स्टील के निम्न मानक का उत्पादन करने में सक्षम नहीं थीं, इसलिए उन्हें बड़े बाजार से बाहर रखा गया था, जो स्टील की निम्न गुणवत्ता की मांग करता था। चूंकि ब्रिटेन द्वारा भारतीय इस्पात के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था, इस इस्पात का उपयोग केवल भारत में ही किया जा सकता था। जाहिर है, उद्योग के विकास में बाधा उत्पन्न हुई थी। भारतीय व्यापारियों, साहूकारों और बैंकरों ने भारत में अंग्रेजी व्यापारी पूंजीपतियों के कनिष्ठ भागीदारों के रूप में कुछ संपत्ति अर्जित की थी। उनकी भूमिका ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण की योजना में फिट बैठती थी। भारतीय साहूकारों ने कठोर किसानों को ऋण प्रदान किया और इस प्रकार राजस्व के राज्य संग्रह की सुविधा प्रदान की। भारतीय व्यापारी आयातित ब्रिटिश उत्पादों को दूर दूर तक ले जाते थे और निर्यात के लिए भारतीय कृषि उत्पादों की आवाजाही में मदद करते थे। स्वदेशी बैंकरों ने वितरण और संग्रह दोनों की प्रक्रिया में मदद की, लेकिन औपनिवेशिक स्थिति ने एक स्वस्थ और स्वतंत्र औद्योगिक के विकास को बाधित कर दिया। पूंजीपति वर्ग और इसका विकास जर्मनी और जापान जैसे अन्य स्वतंत्र देशों से अलग था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही भारत में आधुनिक मशीन आधारित उद्योग आने लगे थे।
पहली सूती कपड़ा मिल 1853 में बॉम्बे में कावासजी नानाभोई द्वारा स्थापित की गई थी और पहली जूट मिल 1855 में रिश्रा, बंगाल में आई थी। लेकिन अधिकांश आधुनिक उद्योग विदेशी स्वामित्व वाले थे और ब्रिटिश प्रबंधन एजेंसियों के नियंत्रण में थे। इस समय भारत में विदेशी पूंजी की भीड़, अधिक मुनाफे की संभावनाओं, सस्ते श्रम की उपलब्धता, सस्ते और आसानी से उपलब्ध कच्चे माल, भारत और पड़ोसी देशों में तैयार बाजार, घर पर निवेश के घटते रास्ते, प्रशासन की इच्छा के कारण थी। चाय, जूट और मैंगनीज जैसे कुछ भारतीय निर्यातों के लिए विदेशों में सभी सहायता और तैयार बाजार प्रदान करना। भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग 19वीं शताब्दी में सूती वस्त्र और जूट में और 20वीं शताब्दी में चीनी, सीमेंट आदि में आए। भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सरकार द्वारा कोई टैरिफ संरक्षण नहीं, विदेशी कंपनियों से असमान प्रतिस्पर्धा और ब्रिटिश पूंजीवादी हितों के कड़े विरोध, जो घर पर मजबूत वित्तीय और तकनीकी बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित थे। औपनिवेशिक कारक ने कुछ संरचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन भी किए। औद्योगिक विकास की विशेषता एक तरफा पैटर्न कोर और भारी उद्योगों की थी और बिजली उत्पादन की उपेक्षा की गई थी और कुछ क्षेत्रों को क्षेत्रीय असमानताओं के कारण दूसरों की तुलना में अधिक पसंद किया गया था। इन क्षेत्रीय विषमताओं ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में बाधा डाली। तकनीकी के सावधानी पूर्वक पोषण के अभाव में राय विऔद्योगीकरण एक जानबूझकर की गई ब्रिटिश नीति थी, दुर्घटना नहीं। ब्रिटिश उद्योग फला फूला और भारतीय उद्योग टैरिफ और नियामक उपायों द्वारा उकसाए गए व्यवस्थित विनाश के कारण नहीं हुआ, जिसने ब्रिटिश उद्योग के पक्ष में भारतीय बाजार पर विजय प्राप्त करने के पक्ष में डेग को ढेर कर दिया, बल्कि इसके विपरीत। शशि थरूर इन एन एरा ऑफ डार्कनेस। शिक्षा उद्योग में पर्याप्त तकनीकी जनशक्ति की कमी थी। सामाजिक रूप से एक औद्योगिक पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग का उदय इस चरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। कि राष्ट्रवादी आलोचना, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के शुरुआती बुद्धिजीवियों ने इस धारणा के तहत ब्रिटिश शासन का समर्थन किया कि यह नवीनतम तकनीक और पूंजीवादी आर्थिक संगठन के आधार पर देश का आधुनिकीकरण करेगा। 1860 के दशक के बाद राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों में मोहभंग होना शुरू हो गया और उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन की वास्तविकता की जांच करना शुरू कर दिया। इन आर्थिक विश्लेषकों में सबसे प्रमुख थे दादाभाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के शानदार विश्लेषण के बाद भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन में आर्थिक नाली के सिद्धांत को सामने रखा। अन्य आर्थिक विश्लेषकों में जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, रोमेश चंद्र दत्त, द इकोनॉमिक हिस्ट्री शामिल हैं। आर्थिक नाली। आर्थिक नाली शब्द भारत के राष्ट्रीय उत्पाद के एक हिस्से को संदर्भित करता है जो अपने लोगों के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था, लेकिन राजनीतिक कारणों से ब्रिटेन ले जाया जा रहा था और भारत को इसके लिए पर्याप्त आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं मिल रहा था। ड्रेन थ्योरी को दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सामने रखा था। इस नाले के प्रमुख घटक नागरिक और सैन्य अधिकारियों के वेतन और पेंशन, भारत सरकार द्वारा विदेशों से लिए गए ऋण पर ब्याज, भारत में विदेशी निवेश पर लाभ, नागरिक और सैन्य विभागों के लिए ब्रिटेन में खरीदे गए स्टोर, शिपिंग के लिए किए जाने वाले भुगतान थे। बैंकिंग और बीमा सेवाओं ने इन सेवाओं में भारतीय उद्यम के विकास को रोक दिया। धन की निकासी ने भारत में पूंजी निर्माण को रोक दिया और मंद कर दिया, जबकि धन के उसी हिस्से ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के विकास को गति दी। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से अधिशेष भारत में वित्त पूंजी के रूप में फिर से प्रवेश कर गया, जिससे भारत के धन की कमी हो गई। इसका भारत के भीतर आय और रोजगार क्षमता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। भारत के गोपाल कृष्ण गोखले, जी. सुब्रमण्यम अय्यर और पृथ्वीश चंद्र रे
19वीं सदी के उपनिवेशवाद का सार, उन्होंने कहा, भारत के महानगर को खाद्य पदार्थों और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में परिवर्तन, महानगरीय निर्माताओं के लिए एक बाजार और ब्रिटिश पूंजी के निवेश के लिए एक क्षेत्र में परिवर्तन में निहित है। इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी विश्लेषकों ने बौद्धिक आंदोलन आयोजित किए और ब्रिटेन के लिए भारत की आर्थिक अधीनता को पूरी तरह से अलग करने और आधुनिक उद्योगों पर आधारित एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के विकास की वकालत की। भारत को गरीब बनाने वाली ब्रिटिश नीतियां। इन शुरुआती बुद्धिजीवियों का मूल दावा यह था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण भारत गरीब और गरीब होता जा रहा था, और चूंकि भारत के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण मानव निर्मित थे, इसलिए वे समझाने योग्य और हटाने योग्य थे। गरीबी की समस्या को लोगों की उत्पादक क्षमता और ऊर्जा बढ़ाने की समस्या के रूप में या राष्ट्रीय विकास की समस्या के रूप में देखा गया। इस प्रकार गरीबी को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया। इससे समाज के सभी वर्गों को आम आर्थिक मुद्दों के इर्द गिर्द एकजुट करने में मदद मिली। इसके अलावा विकास को औद्योगिकरण के साथ जोड़ा गया था। यह औद्योगिकरण भारतीय पूंजी पर आधारित होना था, न कि विदेशी पूंजी पर, क्योंकि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के अनुसार भारतीय पूंजी को बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के बजाय विदेशी पूंजी को प्रतिस्थापित और दबा दिया गया था। इस दमन के कारण आर्थिक पलायन हुआ, जिससे भारत पर अंग्रेजों की पकड़ और मजबूत हुई। विदेशी पूंजी निवेश के राजनीतिक परिणाम भी उतने ही हानिकारक थे, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक अधीनता पैदा की और निहित स्वार्थों को पैदा किया जो निवेशकों के लिए सुरक्षा की मांग करते थे, इस प्रकार विदेशी शासन को कायम रखते थे। ब्रिटेन की मदद के लिए व्यापार और रेलवे का विकास। इन विश्लेषकों ने ब्रिटिश तर्कों की ताकत का पर्दाफाश किया कि विदेशी व्यापार और रेलवे की वृद्धि ने भारत के लिए विकास को निहित किया। उन्होंने बताया कि विदेशी व्यापार का पैटर्न भारत के प्रतिकूल था। इसने भारत को तैयार माल के आयातक और कच्चे माल और खाद्य पदार्थों के निर्यातक की स्थिति में पहुंचा दिया। उनका तर्क था कि रेलवे का विकास भारत की औद्योगिक जरूरतों के साथ समन्वित नहीं था और इसने औद्योगिक क्रांति के बजाय एक वाणिज्यिक की शुरुआत की। जाल विचारों। इंडिया रिफॉर्म ट्रैक्ट 2 परी 3 कहते हैं, यह देश के संसाधनों पर एक थकाऊ नाली है, जिसके मुद्दे को बिना किसी प्रतिक्रिया के बदल दिया गया है। यह राष्ट्रीय उद्योग की नसों से जीवन रक्त का एक निष्कर्षण है, जिसे बहाल करने के लिए बाद में पोषण का कोई परिचय नहीं दिया जाता है। दादाभाई नौरोजी मिल्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया से उद्धृत करते हुए, हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है, गंगा के किनारे से सभी अच्छी चीजों को खींचती है और उन्हें टैम्स के तट पर निचोड़ती है। जॉन सुलिवन, अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड, मद्रास। जहां किसी देश में विदेशी पूंजी डूब गई है, वहां प्रशासन उस देश की तुरंत ही बॉन्डधारकों की चिंता बन जाती है। द हिंदू, सितंबर 1889। यह आर्थिक कानूनों का निर्मम संचालन नहीं है, बल्कि यह ब्रिटिश नीति की विचारहीन और दयनीय कार्रवाई है। यह भारत में भारत के पदार्थ का निर्दयतापूर्वक भोजन करना है और इंग्लैंड के लिए और अधिक निर्दयी नाली है। संक्षेप में, भारत को जिस दुखद लहूलुहान का शिकार होना पड़ रहा है, वह आर्थिक कानूनों की क्रूर विकृति है, जो भारत को तबाह कर रही है। दादाभाई नौरोजी। जिस देश से उन्हें उठाया गया है, वहां खर्च किए गए कर एक देश में उठाए गए और दूसरे में खर्च किए गए करों से उनके प्रभाव में पूरी तरह से अलग हैं। पहले मामले में जनसंख्या से वसूले गए कर फिर से मेहनती वर्गों को वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन मामला पूरी तरह से अलग होता है जब कर उस देश में खर्च नहीं किए जाते जहां से उन्हें उठाया जाता है। वे गठित करते हैं कर वाले देश से निकाली गई पूरी राशि का पूर्ण नुकसान और विलुप्त होना। पैसा समुद्र में भी फेंका जा सकता है। भारत से हम इतने लंबे समय से जो श्रद्धांजलि मांग रहे हैं, उसकी प्रकृति ऐसी ही है। सर जॉर्ज विंगेट।
देशी निरंकुश के तहत लोग जो कुछ भी पैदा करते हैं उसे रखते हैं और उसका आनंद लेते हैं, हालांकि कभी कभी उन्हें कुछ हिंसा का सामना करना पड़ता है। ब्रिटिश भारतीय निरंकुशता के तहत आदमी शांति से है, कोई हिंसा नहीं है, उसका सार नष्ट हो जाता है, अदृश्य शांति से और सूक्ष्मता से वह शांति से भूखा रहता है और शांति से कानून और व्यवस्था के साथ नष्ट हो जाता है। दादाभाई नौरोजी। रेलवे का प्रभाव विदेशी वस्तुओं को स्वदेशी उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाना था। इसके अलावा स्टील, मशीनरी और रेलवे में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन से अंग्रेजों को मिलने वाले लाभ। जी.वी. जोशी ने टिप्पणी की, रेलवे पर व्यय को ब्रिटिश उद्योगों को भारतीय सब्सिडी के रूप में देखा जाना चाहिए। एक तरफा मुक्त व्यापार और टैरिफ नीति। राष्ट्रवादियों ने दावा किया कि एक तरफा मुक्त व्यापार भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को बर्बाद कर रहा है, इसे समय से पहले असमान और अनुचित प्रतिस्पर्धा के लिए उजागर कर रहा है, जबकि टैरिफ नीति ब्रिटिश पूंजीवादी हितों द्वारा निर्देशित थी। वित्तीय मोर्चे पर ब्रिटिश पूंजीपतियों और नौकरशाहों को बख्शते हुए गरीबों पर अधिक बोझ डालने के लिए कर लगाए गए। उन्होंने भूमि राजस्व में कमी, नमक कर को समाप्त करने, आयकर लगाने और अमीर मध्यम वर्ग द्वारा उपभोग की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की मांग की। यह तर्क दिया गया था कि सरकारी खर्च केवल औपनिवेशिक जरूरतों को पूरा करने के लिए था, जबकि विकास और कल्याण को नजरअंदाज कर दिया गया था। आर्थिक नाली का प्रभाव। नाली सिद्धांत ने राष्ट्रवादी आलोचना के सभी धागों को शामिल किया कि इसने भारत को उसकी उत्पादक पूंजी से वंचित कर दिया। राष्ट्रवादी अनुमानों के अनुसार उस समय का आर्थिक नाला था कुल भू राजस्व से अधिक या विचारों। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक बड़ा बहिर्वाह हुआ था जो 190 वर्षों तक चला था। यदि इन निधियों को भारत में निवेश किया गया होता तो वे आय के स्तर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते थे। एंगस मैडिसन। भारतीय कवि कहते हैं, राजा द्वारा लगाया गया कराधान सूर्य द्वारा सोखी गई नमी की तरह है, जो उर्वरक वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है, लेकिन नमी अब भारतीय मिट्टी से उठी है। भारत में नहीं बल्कि अन्य भूमि पर उर्वरक वर्षा के रूप में उतरता है। आर.सी. दत्त। कुशल प्रशासन के बिना व्यापार फल फूल नहीं सकता, जबकि पूर्व प्रशासन के मुनाफे के अभाव में बाद वाला काम करने लायक नहीं है। इसलिए हमेशा सहमति से और अक्सर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हुक्म पर भारत सरकार को चलाया जाता है और यह व्हाइट मैन्स बर्डन है। सच्चिदानंद सिन्हा। कुल सरकारी राजस्व का आधा या कुल बचत का 1/3 आज के संदर्भ में यह राष्ट्रीय उत्पाद का 8% है। एक देश को दूसरे देश से धन छीनने की अवधारणा को किसानों के राष्ट्र ने आसानी से समझ लिया था, जिसके लिए शोषण दैनिक अनुभव का विषय था। आर्थिक मुद्दा राष्ट्रीय अशांति के लिए एक उत्तेजक। आर्थिक मुद्दों पर राष्ट्रवादी आंदोलन ने भारतीय दिमाग पर विदेशी शासकों के वैचारिक आधिपत्य को कमजोर करने का काम किया कि विदेशी शासन भारतीयों के हित में था। इस प्रकार इसकी नैतिक नींव के मिथक को उजागर किया। यह भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया था कि भारत गरीब था क्योंकि उस पर ब्रिटिश हितों के लिए शासन किया जा रहा था। यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के मध्यम चरण 1875-1905 के दौरान बौद्धिक अशांति और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए उत्तेजक में से एक था। राष्ट्रीय आंदोलन का बीज समय 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवादी राजनीतिक सत्ता में कुछ हिस्सा और परस्पर नियंत्रण की मांग कर रहे थे। 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान उन्होंने यूनाइटेड किंगडम या उपनिवेशों की तरह स्वशासन की मांग करना शुरू कर दिया, और ऐसे राष्ट्रवादियों में प्रमुख थे दादाभाई नौरोजी। भारत में उपनिवेशवाद के चरण
लगभग 2 शताब्दियों के अपने लंबे इतिहास के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन की मूलभूत व्यवस्था एक समान नहीं रही। विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन की स्थिति के बदलते स्वरूप ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की प्रकृति में परिवर्तन किया। मार्क्सवादी इतिहासकारों, विशेष रूप से रजनी पालमे दत्त ने भारत में साम्राज्यवादी शासन के इतिहास में 3 अतिव्यापी चरणों की पहचान की। वह बताते हैं कि प्रत्येक चरण पिछले चरण की स्थितियों से विकसित हुआ और औपनिवेशिक शोषण के विभिन्न तरीकों ने ओवरलैप किया। औपनिवेशिक शोषण के पुराने रूप पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए बल्कि शोषण के नए पैटर्न में एकीकृत हो गए। हालांकि ये चरण हैं विशिष्ट प्रमुख विशेषताओं द्वारा चिन्हित, अर्थात एक चरण से दूसरे चरण में गुणात्मक परिवर्तन। प्रथम चरण व्यापारिक पूंजी, व्यापारिकता की अवधि, जिसे अक्सर एकाधिकार व्यापार और प्रत्यक्ष विनियोग की अवधि या ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व की अवधि 1757-1813 के रूप में वर्णित किया जाता है, 2 बुनियादी उद्देश्यों पर आधारित थी। आय का एकाधिकार प्राप्त करना, भारत के साथ व्यापार, अन्य अंग्रेजी या यूरोपीय व्यापारियों या व्यापारिक कंपनियों के साथ साथ भारतीय व्यापारियों के खिलाफ। राज्य की सत्ता पर नियंत्रण के माध्यम से सरकारी राजस्व को सीधे तौर पर विनियोजित करना या अपने अधिकार में लेना। इस अवधि के दौरान प्रशासन, न्यायिक प्रणाली, परिवहन और संचार, कृषि या औद्योगिक उत्पादन के तरीकों, व्यवसाय प्रबंधन या आर्थिक संगठन के रूपों में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं किया गया था। न ही शिक्षा या बौद्धिक क्षेत्र, संस्कृति या सामाजिक संगठन में कोई बड़ा बदलाव किया गया। वास्तव में पारंपरिक भारतीय सभ्यता, धर्म, कानून, जाति व्यवस्था, पारिवारिक संरचना आदि को औपनिवेशिक शोषण में बाधाओं के रूप में नहीं देखा गया था। केवल किए गए परिवर्तन थे आय, सैन्य संगठन और प्रौद्योगिकी में जो देशी शासक भी अपने सशस्त्र बलों में परिचय दे रहे थे, और प्रशासन में राजस्व संग्रह की संरचना के शीर्ष पर ताकि यह अधिक कुशल और सुचारू हो सके। इस चरण में से बड़े पैमाने पर धन की निकासी हुई। भारत, जो उस समय ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय का 2-3% था, यह वह धन था जिसने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस चरण में भारत में ब्रिटिश निर्माताओं का बड़े पैमाने पर आयात नहीं हुआ था, बल्कि उल्टा हुआ, भारतीय वस्त्रों आदि के निर्यात में वृद्धि हुई। हालांकि बुनकरों को कंपनी के एकाधिकार और शोषण से इस स्तर पर बर्बाद कर दिया गया था। उन्हें गैर आर्थिक बाध्यताओं के तहत कंपनी के लिए उत्पादन करने के लिए मजबूर किया गया था। द्वितीय चरण इसके शोषण के तरीके के व्यापार होने के कारण यह चरण है। इसे मुक्त व्यापार का उपनिवेशवाद भी कहा जाता है। यह 1813 के चार्टर एक्ट से शुरू हुआ और 1860 के दशक तक जारी रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासक बनने के तुरंत बाद ब्रिटेन में इस बात पर बहस छिड़ गई कि नई अधिग्रहित कॉलोनी किसके हितों की सेवा करेगी। नए उभरते औद्योगिक पूंजीपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके भारत के शोषण की आलोचना करना शुरू कर दिया। उन्होंने मांग की कि भारत में औपनिवेशिक प्रशासन और नीति को अब ब्रिटिश पूंजीवादी हितों की सेवा करनी चाहिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों से बहुत अलग थे। अब भारत को ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं, विशेषकर वस्त्रों के लगातार बढ़ते उत्पादन के लिए एक बाजार के रूप में काम करना था। उसी समय इंग्लैंड में नए पूंजीपतियों को भारत से कच्चे माल, विशेष रूप से कपास और खाद्यान्न के निर्यात की आवश्यकता थी। इसके अलावा भारत अधिक ब्रिटिश सामान तभी खरीद सकता था जब वह अपने निर्यात को बढ़ाकर विदेशी मुद्रा अर्जित करे। कंपनी के लाभांश और ब्रिटिश व्यापारियों के मुनाफे को पूरा करने के लिए कच्चे माल के निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद ब्रिटेन जाने वाले ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन का भुगतान करने के लिए धन की आवश्यकता थी। इस चरण में
निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं दिखाई दे रही थीं। आय, भारत की औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ब्रिटिश और विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत थी। यह मुक्त व्यापार की शुरुआत के साथ संभव हुआ। भारत में सभी आयात शुल्क या तो पूरी तरह से हटा दिए गए या मामूली दरों पर भारी कमी कर दी गई। ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में चाय, कॉफी और नील के बागान, व्यापार, परिवहन, खनन और आधुनिक उद्योगों के विकास के लिए भी मुफ्त प्रवेश दिया गया था। ब्रिटिश भारत सरकार ने ऐसे पूंजीपतियों को सक्रिय राज्य सहायता दी। स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था। कृषि में पारंपरिक कृषि संरचना को पूंजीवादी में बदलने के लिए पेश किया गया था। प्रशासन को अधिक व्यापक बनाया गया और इसमें देश के गांव और बाहरी क्षेत्र शामिल थे। ब्रिटिश वस्तुओं तक पहुंचने के लिए परिवर्तन लाए गए और कृषि उत्पाद आंतरिक गांवों और दूरस्थ भागों से लिए गए हैं। पर्सनल लॉ को काफी हद तक अछूता छोड़ दिया गया था क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के औपनिवेशिक परिवर्तन को प्रभावित नहीं करता था। हालांकि पूंजीवादी वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक कानून, अनुबंध के कानून और कानूनी प्रक्रियाओं से संबंधित परिवर्तनों को बदल दिया गया था। व्यापक रूप से विस्तारित प्रशासन को सस्ती जनशक्ति प्रदान करने के लिए आधुनिक शिक्षा की शुरुआत की गई थी। हालांकि इसका उद्देश्य भारत के समाज और संस्कृति को दो कारणों से बदलना भी था। परिवर्तन और विकास का एक समग्र वातावरण बनाना और शासकों के प्रति वफादारी की संस्कृति को जन्म दे। आर्थिक परिवर्तन और महंगे प्रशासन, नागरिक के साथ साथ सैन्य के कारण किसानों पर कराधान और बोझ तेजी से बढ़ा। भारत ने ब्रिटिश निर्यात का 10 से 12% और ब्रिटेन के कपड़ा निर्यात का लगभग 20% हिस्सा अवशोषित कर लिया। 1850 के बाद इंजन, कोच, रेल लाइन और अन्य रेलवे। भारत में बड़े पैमाने पर भंडारों का आयात किया जाता था। भारतीय सेना का इस्तेमाल ब्रिटिश विस्तार के लिए किया गया था। एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद का तीसरा चरण। तीसरे चरण को अक्सर विदेशी निवेश और उपनिवेशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के युग के रूप में वर्णित किया जाता है। यह विश्व अर्थव्यवस्था में कई बदलावों के कारण भारत में 1860 के दशक के आसपास शुरू हुआ था। ये परिवर्तन इस प्रकार थे। ब्रिटेन के औद्योगिक वर्चस्व को किसके द्वारा चुनौती दी गई थी? यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान के कई देश। उद्योग के लिए वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप औद्योगिकरण की गति में तेजी से वृद्धि हुई। आंतरिक दहन इंजन के लिए ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का उपयोग और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए बिजली का उपयोग महत्वपूर्ण नवाचार थे। विश्व बाजार किसके कारण अधिक एकीकृत हुआ? अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के साधनों में क्रांति। इस चरण के दौरान ब्रिटेन ने भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए कड़े प्रयास किए। उदार साम्राज्यवादी नीतियों का स्थान प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी नीतियों ने ले लिया, जो लिटन, डिफरिन, लैंसडाउन और कर्जन। भारत पर औपनिवेशिक शासन को मजबूत करने का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वियों को बाहर रखना और साथ ही साथ ब्रिटिश पूंजी को भारत की ओर आकर्षित करना और उसे सुरक्षा प्रदान करना था। नतीजतन ब्रिटिश पूंजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेलवे, ऋण, भारत सरकार को, व्यापार और कुछ हद तक भारत में वृक्षारोपण, कोयला खनन, जूट मिलों, शिपिंग और बैंकिंग में निवेश किया गया। स्वशासन के लिए भारतीय लोगों को प्रशिक्षित करने की धारणा गायब हो गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दबाव के कारण 1918 के बाद ही पुनर्जीवित हुई। अब ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारतीयों पर स्थायी न्यासी घोषित किया गया था। भारतीयों को ब्रिटिश नियंत्रण और ट्रस्टीशिप की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्थायी रूप से अपरिपक्व घोषित किया गया था। भूगोल, जलवायु, नस्ल, इतिहास, धर्म,
संस्कृति और सामाजिक संगठन सभी को भारतीयों को स्वशासन या लोकतंत्र के लिए अयोग्य बनाने वाले कारकों के रूप में उद्धृत किया गया था। इस प्रकार अंग्रेजों ने आने वाली सदियों तक भारतीयों पर अपने शासन को सही ठहराने की कोशिश की, सब कुछ एक बर्बर लोगों को श्वेत आदमी का बोझ सभ्य बनाने के नाम पर। सारांश: ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव। गैर औद्योगिकरण शिल्पकारों और हस्तशिल्पियों का विनाश, भारत का किसान ग्रामीणीकरण, नए भूमि संबंधों का उदय, पुराने जमींदारों का विनाश, कृषि का ठहराव और गिरावट, भारतीय कृषि का व्यावसायीकरण, आधुनिक उद्योग का विकास, भारतीय राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग का उदय, आर्थिक नाली, अकाल और गरीबी, राष्ट्रवादी समालोचना। औपनिवेशिक शोषण के कारण भारत गरीब होता जा रहा है। गरीबी की समस्या औद्योगिकरण के बराबर उत्पादक क्षमता और ऊर्जा विकास को बढ़ाने की एक राष्ट्रीय समस्या, जिसे लेना चाहिए। व्यापार, वित्त, बुनियादी ढांचे के विकास पर ब्रिटिश नीतियों के बजाय भारतीय विदेशी पूंजी के माध्यम से जगह, साम्राज्यवादी हितों की सेवा के लिए डिजाइन किया गया व्यय, ब्रिटेन के लिए भारत की आर्थिक अधीनता को पूर्ण रूप से विच्छेदित करने और एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के विकास की आवश्यकता है।